हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। हम बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4, जिसके पिछले टॉपिक्स को मैंने वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था। आज वीडियो नंबर 3 में इसके आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था इससे पिछले वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में, और हमने बात करी थी कि जो इंश्योरेंस है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। आज हम उसके आगे इसमें डिस्कस करेंगे। एक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में, वो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो प्रोटेक्शन बेस्ड भी होता है और इन्वेस्टमेंट बेस्ड भी होता है। यानी कि आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और पैसा जो आपका लगा हुआ है, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, ये इन फ्यूचर आपको वापस मिलेगा एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस करने के बाद। तो वो आपका पैसा आपको बल्क में मिलेगा, तो वो पैसा आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो बात करते हैं इसके आगे हम। सबसे पहला जो टाइप है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में, वो आता है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी के अंदर में क्या होता है कि आप जो है अपनी पूरी लाइफ का इंश्योरेंस करा लेते हैं। एक एज फिक्स नहीं करते। अब आप कहते हो कि जब तक मेरी लाइफ है, अगर वो मैक्सिमम जो होता है 20 से 30 ईयर होता है। जैसे कि आप अगर देखो, अगर आप 30 ईयर की एज में कराते हैं तो 30 से 30 यानी 60 ईयर की एज तक की आप अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। पहले करवा लेते हैं या बाद में कराते हैं, ये डिपेंड करता है। तो मोस्टली क्या होता है कि 30 ईयर की एज का जो है वो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कराया जाता है। और 30 ईयर के बाद जब आपने जो पैसा आपको मिलता है, तो वो अच्छा खासा पैसा आपको मिलता है विद इंटरेस्ट, तो उससे आपका फायदा ही होता है। तो उसको कहते हैं होल लाइफ पॉलिसी। फिर आता है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अंदर में क्या होता है कि आप, इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बेनिफिट देती है कि या तो आप एक एज के बाद, अगर आप उस एज को क्रॉस कर लेते हैं तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, या फिर अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के टाइम पे भी आपको आपका पैसा मिल जाएगा। यानी कि जो भी नॉमिनी का नाम उन्होंने लिखा रखा होगा, उसको सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। फिर आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर में क्या होता है, मोस्टली दो लोग का किया जाता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या दो पार्टनर हो। ये लोग आपस में अपना एक इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और इसका जो प्रीमियम होता है वो इंडिविजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इन केस किसी भी एक की डेथ हो जाती है, दूसरे को उसका पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। और या फिर जिसका भी नॉमिनी उन्होंने लिखाया होता है, तीसरे पर्सन का नाम, उसको उसका पैसा मिल जाता है। फिर आता है एन्यूटी पॉलिसी। एन्यूटी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ये भी उसी की तरह होता है, एंडोमेंट पॉलिसी की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो पैसा होता है वो आपको मंथली बेसिस पे मिलता है, क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है, हाफ ईयरली बेसिस पे, या एनुअल इंस्टॉलमेंट में, जो भी आप पसंद करते हैं उस तरीके से आपको पैसा आपका मिल जाता है। यानी एक साथ बल्क में नहीं मिलता है। जब आप उस एज को क्रॉस कर देते हैं, या अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको जो पैसा मिलता है लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो एक साथ नहीं दिया जाता है, उसको इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। जैसे हम प्रीमियम का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे थे, इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी भी हमको इंस्टॉलमेंट में पैसा देगी। तो वो पैसा हो सकता है मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, या एनुअल वाला हो। फिर आता है चिल्ड्रंस एंडाउमेंट पॉलिसी। अब होता है क्या है कि बच्चों की पॉलिसीज कराई जाती हैं। तो बच्चों की पॉलिसीज कराने का मेन जो एम होता है वो ये होता है कि बच्चों की एजुकेशन, जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए पैसा पहले से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैंने जैसे बताया था आपको, इंश्योरेंस जो होता है लाइफ इंश्योरेंस, वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। या फिर अगर लड़की है तो उसकी शादी के लिए जो पैसा हमें चाहिए, तो हम एक पर्टिकुलर एज के बाद उसमें एज रखते हैं कि इतनी एज के बाद जो है पैसा मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं चिल्ड्रंस एंडाउमेंट पॉलिसी। तो ये थे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो हमने इसमें बात कर ली इसके बारे में। अब आता है फायर इंश्योरेंस। अगर हम फायर इंश्योरेंस के बारे में बात करें, तो हम सबको पता है कि जो फायर इंश्योरेंस है वो प्रॉपर्टी के लिए करवाया जाएगा। तो प्रॉपर्टी है, हमारा बिजनेस है या हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसका क्या करा लेते हैं, फायर इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और फायर इंश्योरेंस जो होता है वो जब उसका क्लेम होता है, यानी कि अगर मान लेते हैं हमने फायर इंश्योरेंस कराया था और फायर हो जाती है,
तो उस केस में दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअल लॉस होना चाहिए, वो भी फायर से लॉस होना चाहिए, और फायर जो होनी चाहिए वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए, नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए। यानी कि फायर, अगर फायर इंश्योरेंस करवा रखा है और आपने खुद ने फायर कर लगा दी अपने बिजनेस में, तो वो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल जब बताए थे तभी बात बता दी थी मैंने आपको। तो ये दो कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर आता है जो फायर इंश्योरेंस है, उसके अंदर जो कौन कौन से प्रिंसिपल इंक्लूड रहते हैं, यानी कि हमने सारे प्रिंसिपल पढ़े थे इंश्योरेंस के। अब फायर इंश्योरेंस में कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं। तो अटमोस्ट गुड फेथ जो होता है वो तो हर किसी एक जो भी, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे फायर इंश्योरेंस हो, या इसके बाद जो हम मेराइन इंश्योरेंस पढ़ेंगे उसमें भी ये तीनों चीज़ें आती हैं। जो इसके अंदर में आता है, पहली चीज़ जो आती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो मैंने आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि आप इंश्योरेंस कराते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ को नुकसान पहुंचाएं, आपका भी उसको बचाने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये पहली चीज़ इसके अंदर में आती है। और जिस तरीके से अटमोस्ट गुड फेथ वाला था वो भी इसके अंदर में आता है। फिर जो तीसरा इसके अंदर में आता है, ये आता है कि इंडेमनिटी का होता है। यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, लेकिन फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। यानी कि अगर फायर हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फायर होने से पहले की जो पोजीशन पे आप थे, फाइनेंशियल पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे वापस आपको लाके रख देती है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रॉक्सिमेट कॉज। यानी कि अगर कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, उसके बहुत सारे कारण है, तो जो सबसे नियरेस्ट कारण होगा, नियरेस्ट कॉज होगा, उसको जो है माना जाएगा। ये प्रिंसिपल भी इसमें लगता है। तो ये था हमारा फायर इंश्योरेंस। फिर आता है मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि हमने देखा है कि जो सामान है, अगर वो सी रूट के थ्रू आता है, तो इतनी दूर से आता है, सी के थ्रू आता है, तो बहुत सारे रिस्क हैं उसके अंदर में। कौन कौन सा रिस्क है उसके अंदर में? जैसे चोरी होने का रिस्क है, अगर कोई बड़ी टाइड आ गई या कोई बड़ा वहाँ पे कुछ हो गया, हमारा शिप जो है डूब गया, या फिर किसी और तरीके से कोई, जैसे पायरेट्स होते हैं उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के लिए मेराइन इंश्योरेंस कराया जाता है, ताकि इस तरह के जो रिस्क हैं उन रिस्क से क्या हो, बचा जा सके। तो जो मेराइन इंश्योरेंस होता है, ये जो टेबल यहाँ आपको दिखाई दे रही है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस के बारे में, इसको आप जरूर पढ़ लेना एक बार। और जो बातें मैंने डिस्कस करी वही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, और फिर भी किसी पॉइंट पे आपको डाउट होता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो बता रहा था मैं आपको फायर इंश्योरेंस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे शिप जा रहा है और उसके बाद कोई वहाँ पे बड़ा पत्थर आ गया, पत्थर हो सकता है कि कोई आइस क्यूब हो, जो बड़ी सी आइस क्यूब है, अगर उससे टकरा गया तो कोलिजन हो सकता है, टूट सकता है शिप, या अटैक कर दिया एनिमीज ने शिप के ऊपर में, या कैप्चर कर दिया, या पायरेट्स ने कैप्चर कर दिया इस तरीके से, या फिर जो कैप्टन है उसने कुछ कर दिया, या कैप्टन ने जो है खुद शिप डुबा दिया, या क्रू मेंबर ने डिसऑनेस्टी दिखा दी। तो इन सब के ये सारे रिस्क जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी के लिए क्या किया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाता है। और इंश्योरेंस हमें इन सारी जो भी लॉस हैं इनसे बचने में क्या करता है, मदद करता है। तो जो ये कितने चीज़ों का इंश्योरेंस होता है इसके अंदर में बता रखा है। जैसे शिप और हल इंश्योरेंस। हल और शिप एक ही बात है, यानी शिप का इंश्योरेंस करा रहे हैं, शिप टूट गया, या शिप में आग लग गई, या शिप डूब गया। कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो का मतलब होता है जो सामान ले जाया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है सामान में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सामान को जो चूहे हैं वहाँ उन्होंने खा लिया, या फिर सामान में आग लग गई, या सामान डूब गया, या सब कुछ और हो गया, तो ये कार्गो का इंश्योरेंस कराया जाता है। फिर आता है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है कि सामान, चलो वहाँ से आपने जहाँ से लाना था शिप्स के थ्रू, उस जगह से आप अपनी कंट्री के पास तक ले आए, लेकिन अब जो आप कंट्री के पास में लेके आ रहे हैं, तो अब एंट्री करने के लिए जब आप अपनी कंट्री के अंदर में एंट्री कराओगे उस सामान की, तो उसको कहते हैं फ्रेट। फ्रेट देते हैं हम। फ्रेट का मतलब चुंगी देते हैं, या फिर जो भी चार्जेस होते हैं वो पे करते हैं। तो उसका भी क्या कराया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाता है। तो उसको कहते हैं फ्रेट इंश्योरेंस। अब जो प्रिंसिपल इसमें आते हैं, सबसे पहला जो इंश्योरेंस आता है इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको कि दोबारा से उसी पुरानी पोजीशन पे लेके आ जाना। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी मैराइन इंश्योरेंस के केस में लगता है। फिर जो दूसरी चीज जो इसके अंदर में लगती है वो आती है
अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये समझाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। दोनों के बीच में प्रॉपर फेथ होना चाहिए, दोनों लोग एक दूसरे को सारी बातें बताई होनी चाहिए। फिर आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो होता है वो किसमें होता है, एट द टाइम ऑफ लॉस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी वाज टेकन। तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला चीज़ है वो भी इसके अंदर में होता है, वो भी होना चाहिए प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमेट कॉज इसके अंदर में होना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल इसमें लगते हैं। तो ये था हमारा पूरी की पूरी तरीके से इंश्योरेंस के जो टॉपिक है, हमने सारी बातें सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो सर्विस है, बिजनेस सर्विस जिसको हम कहते हैं, वो है कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं, हमें पता है कि अगर हमें किसी सप्लायर से कांटेक्ट करना है, या किसी कस्टमर से कांटेक्ट करना है, या किसी कॉम्पिटिटर से कांटेक्ट करना है, तो हमें कांटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन सर्विसेज चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारे बिजनेसेस को बढ़ने में, बिजनेस को एक दूसरे से बात करने में हमारी हेल्प करते हैं ये कम्युनिकेशन सर्विसेज। क्योंकि बिजनेस अकेला नहीं चल सकता है, उसे कस्टमर से कांटेक्ट करना होता है, सप्लायर से कांटेक्ट करना होता है जो सामान उसको ला के देते हैं, कॉम्पिटिटर से कांटेक्ट करना होता है जो जिनसे वो लर्न करता है या उसको किसी और को अपनी चीज़ों के बारे में बताता है, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करता है। तो ये इस सब चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर में यहाँ पे दो टाइप के सर्विसेज को हम डिस्कस करेंगे। एक करेंगे हम पोस्टल सर्विसेज, जो कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। दूसरा आता है टेलीकॉम सर्विसेज, जिसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो पहले बात करते हैं हम पोस्टल सर्विसेज के बारे में। तो जैसे हमने सेकंड थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया था कि एक डिपार्टमेंट होता है इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। तो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है। तो अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं, ये हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर में पोस्टल सर्विस कितना काम करती हैं। और आजकल तो जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा और भी सर्विसेज हमें देने लग गई हैं। वो उनका सिर्फ इतना काम नहीं रह गया कि वो चिट्ठियों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, और भी बहुत सारी सर्विसेज वो हमको देने लग गए हैं। तो उन्हीं के बारे में हम इसमें आगे बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में। तो पोस्टल जो सर्विसेज होती है वो सर्कल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। तो हमारे इंडिया को 22 पोस्टल सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है। इस तरीके से वो अपने अपने सर्कल के अंदर जो है उस जगह का नाम होता है, और वहाँ पे वो अपनी जो सर्विसेज हैं पोस्टल से रिलेटेड वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारी सर्विसेज क्या क्या देते हैं लोग। फाइनेंशियल फैसिलिटीज। हमने देखा है कि अगर आप कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा कि उनका काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाने का नहीं रह गया है। अब वहां पे हम जाके अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि वो लोग हमको बैंकिंग सर्विसेज जो बैंक हमको प्रोवाइड करता है वो सारी सर्विसेज भी अब हमको प्रोवाइड करने लग गए हों। चाहे वो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की बारी बात हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट की बात हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट की बात हो, सारी सर्विसेज अब पोस्ट ऑफिस भी हमको देने लग गए हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में जो यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, ये सारी चीज़ें वो हमको देने लग गए हैं। तो थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको क्या होते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पहले आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि आपने अपनी सेविंग का कुछ पार्ट जो है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दिया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि लोगों का जो पैसा है वो जमा होना, और जमा होने के बाद एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है उस जमा हुए पैसे के ऊपर में अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलना। तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ये आप बैंक जाओगे तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा, और पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। ये एक तरीके का हमारा सेविंग, आप बोल सकते हैं कि जो सेविंग को इंक्रीज करने के लिए एक तरीका जो है वो बनाया गया है। और आप अगर ऐसे पैसे जमा करते हैं तो आपको कुछ अच्छा खासा इंटरेस्ट जो आपको बैंक में नहीं मिलता है, या आपको सेविंग बैंक अकाउंट खुलाने पे नहीं मिलता, उससे अच्छा इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। किसान विकास पत्र ये मोस्टली फार्मर्स के लिए बनाया गया है। फार्मर को जब भी ज़रूरत होती है क्रेडिट की, उधार की, तो उसमें ये जो किसान विकास पत्र है इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि एक सर्टिफिकेट होता है अपनी लैंड का कि मेरे पास इतनी इतनी लैंड है, ये सब है। तो वो सर्टिफिकेट उनके पास बैंक के पास वो जमा, मतलब पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर देता है, और पोस्ट ऑफिस से उसको जितना पैसा उसको उधार चाहिए
वो उसको मिल जाता है, और जैसे ही वो पैसा वापस करता है तो वो लेटर भी उसके पास वापस चला जाता है। इस तरीके से किसान विकास पत्र काम करता है। फिर आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये भी वही सेविंग वाला बात है, बस इसमें क्या होता है, इन डिफरेंस क्या है इन सब चीज़ों में कि इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है, बाकी ज़्यादा कोई ज़्यादा खास डिफरेंस में नहीं होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है। और इसके अलावा वहाँ पे आप, मैंने बताया आपको कि सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब चीज़ों को वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और मेल ऑर्डर फैसिलिटी तो वहाँ पे अवेलेबल होती है, यानी कि सामान जो है वो मेल के थ्रू हमारे पास पहुँचता है। फिर आता है मेल फैसिलिटीज़। दूसरा जो इसका सर्विस देते हैं वो आता है मेल फैसिलिटीज़। मेल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और वो सामान जो है वो छोटा मोटा सामान नहीं, बड़ा सामान है, पार्सल है, तो वो आप जो भिजवाना है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके उस सामान में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगा के वो सामान वहां तक के आसानी से पहुंच जाता है। इसको कहते हैं मेल सर्विसेज। और भी बहुत सारी टाइप की सर्विसेज जो है पोस्टल डिपार्टमेंट हमको देता है, जैसे कि ग्रीटिंग पोस्ट। हमें किसी दोस्त को ग्रीटिंग कार्ड भेजना है तो हम भेज सकते हैं। मीडिया पोस्ट, अगर हमें कभी एडवर्टाइजमेंट करवानी है हो या एनवलप बनाने हो एडवर्टाइजमेंट वाले, तो वो सब हम इससे कर सकते हैं। और जैसे हमें किसी दूसरी कंट्री में पैसा भिजवाना है तो वो भी हम कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। और पासपोर्ट बनाने के लिए भी जो पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट लगते हैं, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है, वो भी हम जाके कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके। स्पीड पोस्ट, हम सबको पता है स्पीड पोस्ट हम करा सकते हैं, कोई सामान को जल्दी पहुंचाना है तो स्पीड पोस्ट के थ्रू हो जाता है। ई बिल्स जो हैं वो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं, आजकल ट्रेंड में ई बिल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बिल्स। जैसे हमने देखा होगा, हम मोबाइल का बिल का पेमेंट जो है अपने मोबाइल से कर लेते हैं, इसी तरीके से हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका पेमेंट हम मोबाइल से कर लेते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू। ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं और ये जो फैसिलिटी है पेमेंट करने की, ये सारी हमको कौन दे रहा है? पोस्ट ऑफिस। आजकल सब लोग दे रहे हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस भी ये सर्विसेज देता है। फिर आता है टेलीकॉम सर्विसेज, यानी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, यानी मोबाइल सर्विसेज। और इसके अंदर में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह हम करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर में मेनली आता है जैसे ब्रॉडबैंड आता है या सेलुलर मोबाइल सर्विसेज आते हैं। तो बात करते हैं इनके बारे में एक बार। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, इसके बारे में हम सब जानते हैं। सेलुलर मोबाइल सर्विस का मतलब होता है या तो वो पहले के जो मोबाइल फ़ोन आते थे जिसमें तार लगती थी, उसको हम बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर में आता है। मोबाइल फ़ोन जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, पहले जो कीपैड वाले आते थे वो भी इसी में आता है। आज जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं सब सेलुलर मोबाइल सर्विसेज के अंदर में आते हैं। फिर आता है हमारा फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जो वायर होती है वो लगाई जाती है, और वायर के थ्रू, इन वायर्स को ऑप्टिक फाइबर्स भी कहा जाता है। कंप्यूटर में जैसे लैन के थ्रू अगर हमें कनेक्ट करना हो, या फिर हमने देखा होगा जो वायर वाले फ़ोन आते हैं जिनमें पहले वायर लग के बात की जाती थी, वो सब को कहा जाता है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिर आता है केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज यानी जो टीवी में हम केबल नेटवर्क अगर हमें देखने हैं, केबल के सारे प्रोग्राम हमको देखने हैं, तो केबल सर्विसेज का यूज़ इसमें किया जाता है इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। फिर आता है वीसैट सर्विसेज, यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये डायरेक्टली सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि हमें इसमें वो नहीं चाहिए होता, तार वगैरह नहीं चाहिए होते हैं हमें इसमें, किसी भी तरीके के नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। और किसी भी जगह पर अगर हमें प्रोग्राम करने हैं तो डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू वहाँ पे काम हो जाता है। और जैसे हमें गांव के बच्चों को पढ़ाई करवानी है तो ये वीसैट सर्विसेज बहुत काम आती हैं उसके अंदर में। अगर हमने वीसैट से कनेक्ट करवा दिया तो दिल्ली में जो टीचर पढ़ा रहा है या किसी मुंबई में जो टीचर पढ़ा रहा है वो डायरेक्टली गांव के बच्चे वहां से पढ़ सकते हैं, तो इनको कहते हैं वीसैट सर्विसेज। तो इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो वीसैट के बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट सर्विसेज जो हमको प्रोवाइड करते हैं, वो आता है डीटीएच सर्विसेज। डीटीएच का मतलब डायरेक्ट टू होम सर्विसेज।
हमने देखा होगा कि एक रिसीवर होता है, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज होती हैं, जैसे हमने देखा डिश एंटीना लगा होता है, सेट टॉप बॉक्स लगा होता है, और हमें केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और हमारे सारे प्रोग्राम आते हैं। केबल में क्या होता है, केबल चला गया तो केबल नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जब तक सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक सारे प्रोग्राम आपके वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने देखी हुई हैं। तो ये है हमारी जो पोस्टल सर्विसेज के अंदर में या कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर में जो आता है हमारा, वो सब चीज़ें जो टेलीकॉम सर्विस के अंदर में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर बिजनेसेस को बढ़ाना है तो जल्दी से जल्दी सामान की डिलीवरी करना और जल्दी से जल्दी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जहाँ पे स्टॉक की कमी हो रही है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के बारे में ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वेयर हाउसिंग जो सर्विसेज हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे